नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और आज दिन है धारावाहिक के अगले भाग को प्रस्तुत करने का। फर्ज भाग 11। अब तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस धारावाहिक को क्रमवार सुना होगा। यदि कोई भी क्रम में छूट गया है तो वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से देख सकते हैं। और धारावाहिक में अब तक बहुत से पात्र आ चुके हैं। हो सकता है श्रोतागणों को कोई परेशानी हो रही हो उनके बारे में जानने के लिए, तो उनका सबका क्रमवार लिंक में नाम दिया गया है। फिर भी अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें। उम्मीद करती हूँ आपको यह धारावाहिक अच्छा लग रहा होगा। तो अब मैं प्रस्तुत करती हूँ फर्ज धारावाहिक भाग 11। रुचि और रेवती। पिछले भाग में आपने देखा दोनों आराम से बैठकर चाय पी रही थी। अचानक रेवती के मन में ख्याल आया कि तुम्हारी मम्मी के जब पापा ताऊजी के पास में अपना सरकारी घर था, फिर वो क्यों कर पैतृक मकान में आ गई और अपने आप को परेशानी में डाला और चाचा चाची के भरोसे पर रही। चाय पीते पीते ही रुचि पुरानी यादों में खोते हुए बोली, हाँ मम्मी बताती थी कि नानी की मृत्यु के बाद में जब वह और पापा यानी कि उनके ताऊजी अकेले रह गए थे तो जो चाची थी उन्होंने घर का सारा सामान तो देख लिया था, तो उनकी बहुत इच्छा कहो या लालच कहो, अब तो वह घर संभालने के नाम पर अपना घर और दुकान तो अपनी बेटी गुड़िया और बेटे बिट्टू के सहारे छोड़ करके जब तब उस सरकारी मकान में आ धमकती थी और उन सबके साथ बहुत बहुत दिन तक रहती थी। और फिर उनके पापा को बेसिर पैर की हिदायतें देती रहती थी कि देखो लड़की है, बड़ी हो रही है, उसका ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में मालती जी को यानी कि रुचि की मम्मी को भी बहुत हिदायतें देती थी, यह मत पहनो, वो मत पहनो और घर का काम करना सीखो। इन्हीं फजूली बातों को करते हुए वह मम्मी को पढ़ने भी नहीं देती थी। अगर मम्मी कभी कभार अपने पिता से शिकायत भी लगाती तो वह भी यही कहते थे, अरे वो कोई तुम्हारा बुरा थोड़े ही ना चाहती हैं, अब तुम्हारी माँ तो है नहीं यानी कि ताई जी तो है नहीं, अब अगर वो तुम्हारा ख्याल रखती हैं तो अच्छा ही कर रही है ना। वैसे भी मम्मी के जाने के बाद में उनके पापा बहुत अकेले और दुखी से हो गए थे और चाची उस सरकारी मकान में आकर उन्हें हमेशा यही एहसास करवाती रहती थी कि मेरी बच्ची तो तुमने ले ली और उसको बिगाड़ भी दिया। अब चाह कर भी अकेले पड़ने के बाद उसके पिता कुछ भी चाची से कह नहीं पाते थे और उनके खुद के व्यवहार में भी बहुत बदलाव आ गया था। अब वो अपना अधिकतर समय स्कूल में ही बिताते थे। उनका ब्लड प्रेशर, शुगर सब कुछ बढ़ गया था क्योंकि वो बेहद दुखी से ही रहते थे। अब उस घर में पहले जैसी खिलखिलाहटें नहीं थी और ना ही अब वह मम्मी थी जो कि यह कहती थी
कि अपनी बेटी को तो मैं तुम्हारे जैसे ही सरकारी नौकरी करवाऊंगी, और ये सरकारी मकान जब तुम रिटायर होगे ना तो मालती को ही अलॉट करवा लेंगे, और हम मालती की शादी भी करेंगे तो कोई घर जमाई लाएंगे, और हम फिर आराम से इसके बच्चों के साथ खेलेंगे। अब वो माँ नहीं थी और उनके पिता बदल चुके थे। रेवती को ऐसा बताते हुए रुचि खुद भी बहुत दुखी हो रही थी। फिर उन्होंने बतलाया कि मम्मी जब 12वीं क्लास में आ गई थी तो उनके पिता ने मम्मी की बहुत सारी ट्यूशनें भी लगवा दी थी। अब मम्मी की मृत्यु के बाद में ना चाची की ही चलती थी, भले ही वे कहीं पर भी रहे। वो जब तक उनके पिता से यही कहकर लड़ती रहती थी कि लड़की तो हर वक्त घर से बाहर रहती है, ना ही आपने इसे सिलाई सिखाई, ना बुनाई सिखाई, ना कढ़ाई सिखाई, खाली पढ़ाई से काम थोड़े ही ना चलता है। मैं अगर यहाँ पर नहीं रहती तो आप खाना भी खुद ही बनाते हो। वहाँ देखो, मैंने इसकी बहन को भी कितना सारा काम सिखा रखा है। मेरे बिट्टू और गुड़िया दोनों घर का काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और अब जब मैं यहाँ आ जाती हूँ तो दोनों ही घर को संभाल रहे हैं। उनके पिता मम्मी को तो कुछ नहीं कहते थे। अगर कभी दिख भी जाते थे ना तो वो सिर्फ यही कहते थे, बेटा अच्छे नंबर लाना। और मम्मी ने वास्तव में 12वीं में बहुत अच्छे नंबर लाए थे। उनके पापा ने मम्मी को कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया था। तब तो चाची ने गजब शोर मचाया। बड़ी होती लड़की को लड़कों के साथ पढ़ाना कोई अक्लमंदी है क्या? लेकिन उनके पापा ने नहीं सुनी, और फिर मम्मी कॉलेज जाने लगी। और उधर उनके घर में मम्मी की जो दादी थी उनकी भी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी थी। वैसे दादी की तबीयत तो बहुत काफ़ी समय से ही ख़राब थी, परंतु अब और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस कारण चाची को बार बार आने में परेशानी भी हो रही थी, या ये बहाना मिल गया। उन्हें ये लग रहा होगा कि इस बहाने से इनके पिता को बुलवाया जा सकता है, और बस तब उन्होंने यही कहा कि आप लोग वहाँ ही आ जाओ, और अब मुझे बेटी का भी ख्याल रखना है। और यही कहते हुए उन्होंने नाना जी पर बहुत जोर डाला कि आप आ जाओ। और कुछ समय के बाद अपने पैतृक मकान शाहदरा में ही मम्मी के पिता ने जाने का फैसला किया। और यूं भी अब वो रिटायर होने को थे, तो रिटायरमेंट के बाद नया घर लेने की आवश्यकता भी कोई नहीं थी। उनके पिता की रिटायरमेंट तो नज़दीक थी। बस उन्होंने दादी का बहाना बनाया और नाना को पूरी तरह से विश्वास में ले लिया कि अब अलग घर बसाने की ज़रूरत नहीं है, शाहदरा से ही अपने दफ्तर आया जाया करो। रुचि को भी कॉलेज वहाँ से उतनी ही दूर पड़ेगा जितना कि यहाँ से पड़ता है। घर में बड़ी होती लड़की का ध्यान भी रखा जाएगा और रुचि को अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। वो बार बार उनके पापा को यही समझाती रहती थी कि कुछ समय अपनी माँ के साथ भी बिता लो। वैसे भी उनकी माताजी कुछ बोलती सुनती तो थी नहीं, सिर्फ अपने कमरे में ही बैठी रहती थी। काफ़ी साल से उनका यही हाल था। तो फिर अब उनके पिता की चली भी नहीं, और वैसे भी उनके पापा बिल्कुल व्यवहार में बदल ही चुके थे। शुगर बीपी बीमारियों से ही बहुत परेशान थे, और अब वे ज़्यादा बातें भी नहीं करते थे। और शायद चाची उन्हें यह एहसास कराने में सफल भी हो गई थी कि रुचि उनकी बेटी है। नाना जी ने बिना कोई विरोध करे सरकारी मकान खाली कर दिया और अपने घर का सारा सामान शाहदरा वाले घर में ही एडजस्ट करवा दिया।
अपने ही पैसों से उन्होंने ऊपर दूसरी मंजिल पर 3 कमरे भी बनवा लिए थे। मम्मी की चाची की तो पूरी तरह से मौज आ गई थी। वो सामान जो उन्होंने कभी देखा भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं होगा, बिट्टू गुड़िया तो यूं ही इस्तेमाल करते रहते थे और मालती जी चाह कर भी कुछ कर थोड़े ही ना पाती थी। उन लोगों की सोच और उनकी मम्मी की सोच में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सामान तक की बात तो सही थी, अब तो उनकी चाची यह भी चाहने लगी थी कि वो घर में भी काम करवाए। अब क्योंकि वो देर रात तक पढ़ती रहती थी तो उन्हें उनकी दादी के ही कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। दादी कभी खांसती, कभी बैठती और कभी लेटी ही रहती। वो अपने धुन में ही रहती थी, वो कभी किसी से बात नहीं करती थी। अब अगर मम्मी वहाँ पढ़ेगी तो उनके ख्याल से दादी को भी सहूलियत हो जाएगी। शायद उनके पिता मम्मी की ये वाली परेशानी समझ गए थे, तो उन्होंने अपना बेड दादी के कमरे में लगवा लिया और ऊपर वाला पापा वाले कमरे में मालती जी आ गई थी। बिट्टू और दीपक तो उस दिन बहुत चिल्लाए थे कि ये कोई ख़ास है जो इसको अलग कमरा मिलेगा, हम सब तो नीचे रहते हैं तो ये नीचे क्यों नहीं रह सकती। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती, जो सामान देखो अपने कमरे में रख लेगी ये। मालती जी उस दिन बहुत फूट फूट कर रोई थी जब उनके कमरे से उनका ड्रेसिंग टेबल भी निकालकर नीचे लॉबी में लगा दिया गया था। मम्मी के ड्रेसिंग टेबल को नीचे लगाने का उनकी चाची का एकमात्र कारण यही था कि वो ऊपर वाला कमरा जब रुचि के पापा ने छोड़ दिया तो वो उस कमरे को अपने बिट्टू को देना चाहती थी। इस विषय में वो कई बार बात भी कर चुकी थी कि लड़की को भला अलग कमरे की क्या ज़रूरत है, ऐसा वो क्या पढ़ रही है, क्या देख रही है, क्या कर रही है कि किसी की निगरानी भी ना हो। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मम्मी के पापा यानी कि उनके ताऊ जी की तरफ से जब कोई आ ही नहीं रहा था जवाब, तो वो भुन भुनाकर यूं ही चुप हो जाती थी। परंतु चाची की यही तो खासियत थी कि अगर वो कोई लक्ष्य बनाती थी तो उसे प्राप्त करके ही दम लेती थी। शायद यही तो कारण था कि उस चाची ने मालती को अपनी जिठानी को गोद दे दिया हो कि उस घर में कोई बाहरी बच्चा ना आ जाए। जब भी मालती तैयार होकर कॉलेज जाती तो गुड़िया अपनी मम्मी से बहुत लड़ती थी और कहती थी मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो कि मैं तो सारा दिन घर का काम करती रहूँ, मैं तो सबकी रोटी बनाऊँ और ये तो अपने पापा की और अपनी रोटी खुद ही बना लिया करे। फिर ये भी इस तरह से मौसी और मम्मी के बीच में भी खाई बढ़ती ही जा रही थी। अब ज़्यादातर मम्मी कॉलेज बिना कुछ खाए पिए ही चली जाती थी। ये तो उनके जो पापा थे वो मम्मी को अलग से बहुत से पैसे दे देते थे कि मम्मी अपने कॉलेज में ही खाना खा सके। चाची को तो ये भी सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था इस तरह से पैसे देकर उनकी बेटी मालती को बिगाड़ा जा रहा है, क्योंकि अब ऐसे मालती को पैसे लेते देखकर दीप्ति ने भी, गुड़िया ने भी पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। ऊपर के कमरे से ड्रेसिंग टेबल नीचे आने के बाद गुड़िया, और गुड़िया ही क्यों, चाची और उसका सारा सामान भी उसके कॉलेज जाते ही प्रयोग में आने लगा था। उसका शैम्पू वगैरह उसे कुछ भी नहीं मिलता था। नानी ने मम्मी के लिए बहुत सुंदर क्लिप, माला, चूड़ियाँ, जो कुछ भी लाए थे वो सब गुड़िया ने उठा लिए थे। अब अगर मम्मी पूछती तो चाची बीच में ही बोल देती थी, लड़कियों को अगर सजना है तो अपने ससुराल में जाकर सजो
और साथ में वही कहती, रोज़ रोज़ कॉलेज में जाकर के ये काजल और बिंदी लगा करके क्यों जा रही हो, ये कोई अच्छे लक्षण है। उनके पापा सुनकर भी कुछ कह नहीं पाते थे। कितना फ़र्क था ना दोनों नानियों में। इतनी होशियार होने के बाद भी मालती जी दिन प्रतिदिन अवसादग्रस्त ही होती जा रही थी और उनके पापा सेवानिवृत्ति के बाद अब पूरी तरह से दादी के साथ ही रहते थे और सिर्फ दादी का ही ख्याल रखते थे। और अब दादी की चिंता से तो सब मुक्त हो गए थे। मम्मी की दादी की मृत्यु के बाद चाचा जी ने वह पुश्तैनी घर अपने नाम करवा लिया था। उन्होंने उनके पापा को समझाया कि अब बिट्टू नहीं तो हम सबका ख्याल रखना है, दोनों बहनों का भी और तुम्हारा भी। अलग अलग दो जनों के नाम से इस घर की रजिस्ट्री कराने का क्या फ़ायदा, आखिर तो यह घर बिट्टू को ही मिलेगा ना। मम्मी बताती है कि उस दिन पापा को भी बहुत दुख हुआ था, पर अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ना तो वह अपनी बेटी मालती का ख्याल कर पा रहे थे और ना ही खुद को संभाल पा रहे थे। कॉलेज से आने के बाद कई बार मालती ही पापा के लिए भी खाना बनाती थी। उनके पापा भी अब दिन प्रतिदिन बहुत सी दवाइयाँ खाया करते थे और दादी के जैसे उन्होंने भी अब सबसे बोलना लगभग बंद ही कर दिया था और वो दादी वाले कमरे में ही अधिकतर लेटे रहते थे। बिट्टू ने भी आगे वाले एक और कमरे में इलेक्ट्रिक सामान, प्रेस, हीटर, रॉड इत्यादि की दुकान एक अलग से खोल ली थी और गुड़िया ने मशीन लेकर कपड़े सिलने शुरू कर दिए थे। जी हाँ, जीवन उनका ऐसे ही चल रहा था। रुचि रेवती को ये सब बताते हुए बहुत दुखी हो रही थी। रेवती को भी आंखों में से आंसू बह रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी। तो अब दोनों मम्मी के पास में अस्पताल में आ गए थे। आगे की कहानी अगले गुरुवार को। धन्यवाद जी। मेरा ख्याल है मुझे आप सबको मेरी कहानी अच्छी लग रही होगी। कृपया क्रम ना तोड़ें और इस लिंक में सारे क्रम से कोई भी छूट गया हो तो वो सुन लें और कोई भी कमी लग रही हो तो कमेंट द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।